हेलो स्टूडेंट्स, दृश्य सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आगामी सुपर टेट जूनियर की मेरे जो विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंने टेस्ट पेपर लेना स्टार्ट किया है। आज मैं उनके लिए टेस्ट पेपर 5th लेकर आया हूं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस इतना कहना चाहूँगा कि ज़्यादा पैनिक होने की आपको आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा पैनिक से मेरा कहने का मतलब है कि आप बस बेसिक जो सिलेबस है उस पर ध्यान दीजिए। जो राइटर्स मैंने आपको बताए हैं आप उन पर ध्यान दीजिए। जब आप परीक्षा देने जाएंगे और परीक्षा देकर परीक्षा हॉल में बैठे होंगे, प्रश्न पत्र आपके सामने होगा, तब आप कहेंगे कि दृश्य सक्सेस एकेडमी विशाल सर ने बिल्कुल सही कहा था कि बहुत ज़्यादा अंदर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे और नहीं पूछे जाएंगे। ठीक, तो पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो को आप लोग जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएँ। और भैया मैं भी मेहनत करता हूँ, मुझे भी थोड़ा सा आप लोगों से ये उम्मीद रहती है कि आप अधिक से अधिक कमेंट करेंगे, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करेंगे। तो जब आप कमेंट करते हैं तो उससे मुझे भी मेहनत करने की और अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। ठीक है ना? तो मुझे पूर्ण उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। टेस्ट पेपर फॉर सुपर टेट जूनियर 5th। कौन सा भैया? 5th। पहला क्वेश्चन, व्हाट डज द इडियम ह्यू एंड क्राई मीन्स? इडियम ह्यू एंड क्राई का अर्थ आपको बताना है। टू कीप अलूफ फ्रॉम, टू क्रिएट क्राइसिस, ए जनरल क्राउड आउटक्राई ऑफ अलार्म, या टू कंक्लूड। तो भैया ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है शोरगुल, कोलाहल। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, ए जनरल आउटक्राई ऑफ अलार्म। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द इडियम पेनेलोप्स बेब मीन? आपको एक इडियम का रिप्लाई देना है, पेनेलोप्स बेब। पेनेलोप्स बेब का क्या मतलब है इडियम का? ए कॉम्प्लिकेटेड वेब, ए कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, एन अनएंडिंग वर्क, या एन अनएंडिंग लाइफ। तो इसका ऑप्शन बेटा जो आपका सही है, पेनिलोप्स बेब, तो इसको हिंदी में सुन लीजिए क्या होता है, द्रौपदी का चीर, यानी कि ऐसा कार्य जो कि समाप्त ही ना हो। तो ऑप्शन सी इसका भी राइट आंसर है, एन अनएंडिंग वर्क। क्वेश्चन नंबर 3, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। नीचे लिखे हुए सेंटेंस को करेक्ट करना है। सेंटेंस है आपका, इट वॉज बिटर कोल्ड। क्या ये सेंटेंस सही है? अगर सही नहीं है तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इट वॉज कोल्ड बिटरली, इट वॉज आवफुल कोल्डली, इट वॉज कोल्ड बिटर, या इट वॉज बिटरली कोल्ड। तो भैया बिटर जो है उसकी जगह आपका एडवर्ब बिटरली यूज़ हो जाएगा। सेंटेंस आपका सही हो जाएगा, इट वॉज बिटरली कोल्ड। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, विच इज ए साउंड वर्ड? इन 4 ऑप्शन में से एक शब्द ऐसा है जो कि साउंड को शो करता है, साउंड प्रदर्शित करता है, वो कौन सा है? ड्रीम लाइक, स्वप्न की तरह हो गया, पियर्ड, स्पार्कल्ड, या चकल। तो भैया इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, यानी कि चकल। चकल यानी कि मुर्गी की आवाज़। चकल का मतलब क्या होता है? मुर्गी की आवाज़। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट? इनमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? व्हाट अ बोरिंग टास्क दिस इज। पहला, व्हाट अ बोरिंग टास्क दिस इज, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ। दूसरा, व्हाट अ बोरिंग टास्क दिस इज, फुल स्टॉप लगा हुआ, या व्हाट अ बोरिंग टास्क दिस इज, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन वाला। तो भैया ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, व्हाट अ बोरिंग टास्क दिस इज, यानी कि ये सेंटेंस आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और इसमें आश्चर्य प्रकट हो रहा है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 इज, इन विच सेंटेंस एज इज यूज्ड एज कंजक्शन? आपके लिए मैंने 3 सेंटेंस, एक नन ऑफ द एबव आपको दिया। आपको ये बताना है कि इनमें एज शब्द जो है कौन से सेंटेंस में कंजक्शन के रूप में यूज हुआ है। बी वॉक्ड एज फास्ट एज वी कुड, शी लाइक्स द सेम कलर एज आई डू, एज ही वॉज पुअर, आई हेल्प हिम। तो भैया इसके लिए जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, एज ही वॉज पुअर, जैसा कि वह गरीब है, आई हेल्प हिम, मैं उसकी सहायता जैसा कि वह गरीब था मैंने उसकी सहायता की। तो एज शब्द जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 में कंजक्शन के रूप में यूज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, इन विच ऑफ द
इन विच ऑफ द सेंटेंस एबव इज यूज्ड एज एडवर्ब। नीचे दिए गए 4 सेंटेंसेस में एबव शब्द जो है वो किस सेंटेंस में एडवर्ब के रूप में यूज हुआ है। द मोरल लॉ इज एबव द सिविल, एनालाइज द एबव सेंटेंस, अवर ब्लेसिंग्स कम फ्रॉम अबॉड, या द हेवेंस आर एबव। तो भैया इसमें एडवर्ब जो है वो है ऑप्शन डी, द हेवेंस आर एबव। यहाँ एबव शब्द जो है वो किस रूप में यूज हुआ है, एडवर्ब के रूप में। क्वेश्चन नंबर 8, द प्लूरल फॉर हैंडफुल इज। अगर हैंडफुल शब्द का प्लूरल पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे। हैंडफुल्स, हैंडफुल्स FULLS वाला, या HANDS FUL हैंडफुल, या HANDS हैंडफुल्स। तो भैया इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, हैंडफुल्स, HANDFULS। ठीक है साहब। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट इन्फिनेटिव देयर इज डिफिकल्ट। यानी कि नीचे दिए गए सेंटेंस को आपको कंप्लीट करना है, इन्फिनेटिव का यूज़ करना है। डैश देयर इज डिफिकल्ट, तो वैन रीचिंग, रीचिंग टू, रीचिंग फॉर, या टू रीच। तो हम सबको पता है इन्फिनेटिव यानी कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, टू रीच देयर इज डिफिकल्ट। क्वेश्चन नंबर 10, द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ब एक्सपीरियंस इज। एक्सपीरियंस जो है उसकी वर्ब एक्सपीरियंस की नाउन फॉर्म क्या होगी। यानी एक्सपीरियंस जो वर्ब है एक, उसकी नाउन फॉर्म क्या होगी। तो भैया एक्सपीरियंस शब्द की जो नाउन फॉर्म होगी आपकी वो होगी ऑप्शन सी, EXPERIENCE। यानी कि जो एक्सपीरियंस वर्ब है और वही एक्सपीरियंस आपका क्या बनेगा, नाउन भी है। क्लियर साहब, अनुभव। ठीक, चलिए, तो शब्द ऐसे होते हैं जिनका नाउन और वर्ब सेम रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, द नाउन फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव रेयर इज। रेयर शब्द का आपको नाउन फॉर्म बताना है। रेयर जो कि एक एडजेक्टिव है, इसका नाउन फॉर्म क्या होगा, रेयरनेस, रेयरमेंट, रेयरली, या रेयरिटी। तो भैया इसका राइट आंसर होगा रेयर का अगर एडजेक्टिव का नाउन अगर पूछा जाए तो रेयरिटी। क्या हो जाएगा, रेयरिटी मीन्स होता है अनोखापन। क्या हो जाएगा, रेयर मीन्स अनोखा, और अगर नाउन देते हैं तो इसका मीन्स हो जाएगा अनोखापन। ठीक, अगर एडवर्ब पूछा जाता तो रेयरली ऑप्शन सही, सी सही होता आपका। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, पेवमेंट, रोडवे, कंक्रीट। पेवमेंट का संबंध है रोडवे से, तो कंक्रीट का संबंध कैसे है। तो साहब बीच से, स्ट्रीट से, पार्क से, या बॉर्डर से। तो पेवमेंट का जो संबंध रोडवे से है, कंक्रीट का वही संबंध कैसे है, स्ट्रीट से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द सुइटेबल प्रीफिक्स फॉर द वर्ड पोलाइट। पोलाइट शब्द के लिए नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस में से बिल्कुल सटीक प्रीफिक्स क्या होगा, अन, नॉन, इन, या इम। तो भैया इसके लिए सही आपका प्रीफिक्स होगा ऑप्शन डी, यानी कि इम्पोलाइट। क्या पूरा शब्द बन जाएगा, इम्पोलाइट, IMPOLITE। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, इन द सेंटेंस आई डाउट वेदर शी विल मीट हिम वेदर एज। एक सेंटेंस आपके लिए दिया, आई डाउट वेदर शी विल मीट हिम। इस सेंटेंस में आपको बताना है कि आखिरकार वेदर किस रूप में यूज़ हुआ है, प्रोनाउन के रूप में, प्रपोजिशन के रूप में, कंजक्शन के रूप में, एडवर्ब के रूप में। आई डाउट मुझे संबंध है, मुझे संदेह है, वेदर शी विल मीट हिम क्या वह उससे मिलेगा, कि वह उससे मिलेगा। तो भैया मेरे अनुसार इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि कंजक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 15। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन के, बिल्कुल मैं ऑप्शन भी नहीं दे पाता हूँ, जब आप लोग इन वीडियोज़ को देखते हैं, और मुझे बड़ी तसल्ली मिलती है जब उनके आंसर आपको मेरे बताने से पहले पता होते हैं। सी स्लेप्ट साउंडली, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। सेंटेंस लिखा है सी स्लेप्ट साउंडली, इसमें जो स्लेप्ट शब्द आया है, अंडरलाइन वर्ड जिस पर है, आपको बताना है वह किस रूप में है। ठीक, ट्रांसिटिव वर्ब के रूप में, इंट्रांसिटिव वर्ब के रूप में, रेगुलर के वर्ब के रूप में, या वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन के रूप में। तो भैया शी स्लेप्ट साउंडली। ठीक, तो ये ट्रांसिटिव वर्ब ना होकर, क्योंकि ट्रांसिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है, ये अकर्मक क्रिया यानी कि इंट्रांसिटिव वर्ब के रूप में इस सेंटेंस में स्लेप्ट शब्द आया है। क्वेश्चन नंबर 16,
स्टेट द एम्फेटिक ऑफ आई एम हैप्पी। आई एम हैप्पी को अगर हम एम्फेटिक के रूप में प्रदर्शित करना चाहें तो क्या कहेंगे? आई एम रियली हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम सो वेरी हैप्पी या आई एम सो हैप्पी। तो भैया आई एम हैप्पी को अगर एम्फेटिक के रूप में प्रदर्शित करना चाहें तो हम सेंटेंस लिखेंगे आई एम सो हैप्पी। क्वेश्चन नंबर 17, नो सूनर ही हैज रिटर्न होम देन हिज मदर फेल्ट हैप्पी। आपको इस सेंटेंस को सही करके लिखना है, खासतौर से ही हैज रिटर्न होम देन इतने को, ठीक। तो क्या सही होगा? नो सूनर, हम सब जानते हैं नो सूनर के बाद डिड का प्रयोग होता है। क्या का प्रयोग होता है? डिड का। और फिर जो डिड के बाद जो सेंटेंस लिखा होता है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो होता ही नहीं है। तो नो सूनर डिड ही रिटर्न होम, नो सूनर डिड ही रिटर्न होम देन हिज मदर फेल्ट हैप्पी। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर है आपका, ठीक। नो सूनर डिड ही रिटर्न होम देन हिज मदर फेल्ट हैप्पी। क्वेश्चन नंबर 18, द स्टेटमेंट इफ आई टोल्ड यू वंस आई हैव टोल्ड यू ए मिलियन टाइम्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एक सेंटेंस आपके सामने लिखा, इफ़ आई टोल्ड यू वंस, यदि मैंने तुम्हें एक बार बता दिया, आई हैव टोल्ड यू ए मिलियन टाइम्स, तो समझ लो इसका मतलब क्या हुआ? मैंने तुम्हें मिलियन बार बता दिया, लाखों बार बता दिया। ये काय का कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? अंडर स्टेटमेंट है, हाइपरबोल है, टोन है, सैटायर है। सबको पता है, एक छोटा सा बच्चा भी बता देगा कि सर ये हाइपरबोल है, ठीक। बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा गया। ऑक्टेव इज ए सोनेट कंसिस्ट ऑफ, ऑक्टेव जो होता है सोनेट में, उसमें कितनी लाइन्स होती हैं? तो भैया सबको पता है ऑक्टेव में 8 लाइन्स होती हैं, टर्सेट में 3, क्वार्ट्रेन में कपलेट शुरू करिए, कपलेट में 2, टर्सेट में 3, क्वार्ट्रेन में 4, ठीक। जब सोनेट की बात करते हैं फिर 6 लाइन का स्टैंजा सेस्टेट और 8 लाइन का स्टैंजा ऑक्टेव। चलिए अगला, लव इज़ एन आइडियल थिंग, मैरिज इज ए रियल थिंग। इस सेंटेंस में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है? लव इज एन आइडियल थिंग, मैरिज इज ए रियल थिंग, ऑक्सीमोरन, मेटाफर, सिम्बली या एंटीथेसिस। तो लव इज एन आइडियल थिंग, मैरिज इज ए रियल थिंग, एंटीथेसिस। कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है इसमें? एंटीथेसिस। शी सेड दैट शी वाज फीलिंग सिक डैश हर्ट, शी सेड दैट शी वाज फीलिंग सिक डैश हर्ट। तो आपको कौन सा प्रपोजिशन इसमें सुइटेबल लग रहा है? तो शी सेड दैट शी वाज फीलिंग सिक ऑफ हर्ट, फीलिंग सिक ऑफ हर्ट। तो इसमें ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, आस्क डैश मी टुमारो एंड यू शैल फाइंड मी ए ग्रेव मैन। आस्क डैश मी टुमारो एंड यू शैल फाइंड मी ए ग्रेव मैन। कौन सा प्रपोजिशन सही है इसमें? इन, बाई, फॉर या फ्रॉम। तो आस्क फॉर मी टुमारो, यू शैल फाइंड मी ए ग्रेव मैन। तो ऑप्शन सी आपका राइट है। 23 नंबर, दो ही सफरिंग मच पेन, हालांकि वह बहुत अधिक कष्ट झेल रहा है, दर्द झेल रहा है, ही डज नॉट कंप्लेन, वह कंप्लेंट नहीं कर रहा है। तो भैया वह कष्ट झेल रहा है फिर भी वह क्या नहीं कर रहा है? कंप्लेंट नहीं कर रहा है। और फिर भी के लिए कौन सा प्रपोजिशन? येट, ठीक है साहब। चलिए अगला क्वेश्चन, ए गुड जज नेवर जंप्स डैश द कंक्लूजन। एक अच्छा न्यायाधीश कभी भी न्याय करने में या निष्कर्ष निकालने में जल्दबाजी नहीं करता। तो इसमें कौन सा प्रपोजिशन है? ए गुड जज नेवर जंप्स टू द कंक्लूजन। कौन सा आएगा? टू द कंक्लूजन, ठीक। 25 नंबर, डैश टाइगर्स इज ए डेंजरस स्पोर्ट, टाइगर्स इज ए डेंजरस स्पोर्ट। तो टू बी हंट, हंटिंग, ए हंट ऑफ या हैविंग हंट। तो भैया हंटिंग टाइगर्स इज ए डेंजरस स्पोर्ट, यानी कि टाइगर्स का शिकार करना कैसा खेल है? डेंजरस, खतरनाक। चलिए ये 25 क्वेश्चन आपके ग्रामर के यहाँ कंप्लीट हुए। अब आते हैं हम लोग 26 नंबर से, स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी एंड एपोड फॉर्म ए 3 पार्ट स्ट्रक्चर इन। सुन लीजिए ध्यान से, स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी एंड एपोड, ये तीनों चीज़ें मिलकर एक स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, 3 पार्ट स्ट्रक्चर का। वो 3 पार्ट स्ट्रक्चर काय का होता है? क्लासिक ओड का, ग्रीक कोरस का, मेडिवल बैलेट का या पेट्राचन सोनेट का। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। स्ट्रोफी, मूवमेंट ऑफ डांसर्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, एंटी स्ट्रोफी, मूवमेंट ऑफ डांसर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एंड एपोड, मूवमेंट ऑफ डांसर इन ए सर्किल। और ये काय में होता है?
क्लासिक वुड में होता है। कौन सी वुड में? क्लासिक वुड में। 27 नंबर, व्हाट बाई डेफिनेशन इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ ए सिग्निफिकेंट मैग्नीट्यूड। ये परिभाषा काई की है? परिभाषा लिखी है सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ ए सिग्निफिकेंट मैग्नीट्यूड। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोग देंगे और मुझे पूर्ण आशा है आप लोग बिल्कुल सटीक आंसर मुझे देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, एवरीमैन इज। एवरीमैन एक वर्क है, आपको ये बताना है, बल्कि प्ले है आपकी कहिए, तो ये क्या है? इंटरल्यूड है, कॉमेडी है, ट्रेजी कॉमेडी है या मोरलिटी प्ले है? तो भैया एवरीमैन जो है वो 15th सेंचुरी का है मोरलिटी प्ले। कौन सा है भैया? मोरलिटी प्ले। 29 नंबर, ए बैलेड। बैलेड है, शॉर्ट एपिक है, सॉन्ग संग बाई बैलेड डांसर्स है, एज ए फोल्क सॉन्ग है या एज ए शॉर्ट नॉवेल है? तो भैया बैलेड का मतलब सीधा सीधा होता है ए फोल्क सॉन्ग, यानी कि ग्रामीण गीत या देहाती गीत। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, नोबेला इज ए बर्ड फ्रॉम। नोबेला जो है वो किस भाषा का शब्द है? नोबेला जो है वह किस भाषा का शब्द है? कहाँ से ये शब्द लिया गया? इंडिया से, फ्रांस से, इटली से या इंग्लैंड से? तो यह नोबेला शब्द जो है वो इटालियन लैंग्वेज का शब्द है। कहाँ का है? इटालियन लैंग्वेज का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 31, पैथेटिक फैलेसी इज ए फ्रेज इन्वेंटेड बाई। एक फ्रेज आपसे पूछा गया, पैथेटिक फैलेसी। ये फ्रेज इन्वेंट करने वाले लेखक कौन थे? शेक्सपियर, जॉन रस्किन, ओलिवर गोल्डस्मिथ, कार्लाइल। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, जॉन रस्किन। जॉन रस्किन ने एक बुक लिखी, नाम है मॉडर्न पेंटर्स। कौन सा? मॉडर्न पेंटर, जिसका पब्लिकेशन 1856 में हुआ है, 1856 में। उसमें उन्होंने ये टर्म इन्वेंट किया और नाम दिया पैथेटिक फैलेसी। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपका, क्वेश्चन नंबर 32, एक्ट इज ए। एक्ट क्या है? एक्ट क्या है? ए मेजर डिवीजन इन द एक्शन ऑफ ए प्ले। आप जानते हैं एन एक्टिंग कैटेगरी इन ए प्ले, चैप्टर ऑफ ए प्ले या एक्टिंग बाय एक्टर्स। तो भैया एक्ट और सीन्स में हमारा ड्रामा डिवाइड होता है, तो एक्ट जो होता है वो ए मेजर डिवीजन इन द एक्शन ऑफ ए प्ले, एक प्ले के एक्शन में मेजर डिवीजन। 33 नंबर, एन इयम्बिक पेंटामीटर लाइन कंटेंस। एक इयम्बिक पेंटामीटर जो होता है उसमें कुल मिलाकर कितनी लाइन्स होती हैं? 5 फीट, 7 फीट, 9 फीट या 6 फीट? तो एन इयम्बिक पेंटामीटर लाइन जो होती है उसमें कुल मिलाकर 5 फीट होते हैं। कितने भैया? 5 फीट। पेंटामीटर लिखा हुआ है स्पष्ट तौर पर, तो पेंटामीटर का पेंटा का मतलब ही 5 होता है, तो आप यहाँ से अंदाज लगा सकते हैं कितने फीट? 5 फीट एक लाइन में। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, द बर्थ प्लेस ऑफ सोनेट इज। सोनेट का आविष्कार कहाँ से हुआ? सबको पता है, डायरेक्ट आंसर है इटली से। कहाँ से? इटली से। अगला क्वेश्चन 35, द टेरजा रेमा इज ए स्टेंजा ऑफ। टेरजा रेमा जो होता है वह कितनी लाइंस का स्टेंजा होता है? 4 लाइन्स, 5 लाइन्स, 3 लाइन्स, 2 लाइन्स? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। 3 लाइन्स के स्टेंजा को क्या कहा जाता है? टेरजा रेमा। क्वेश्चन नंबर 36, द टर्म डिस्टोपिया एम्प्लाइज। डिस्टोपिया जो टर्म है वह क्या है? तो भैया देखो, उटोपिया एक शब्द होता है, उटोपिया का जस्ट अपोजिट है डिस्टोपिया। उटोपिया का मतलब होता है प्लीजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड, तो डिस्टोपिया क्या हो गया? अनप्लीजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, हु स्टेट्स ही फाउंड इंग्लिश ए डायलैक्ट एंड लेफ्ट इट ए लैंग्वेज। किसने ये सेंटेंस बोला? ही फाउंड इंग्लिश ए डायलैक्ट एंड लेफ्ट इट ए लैंग्वेज। देखो पहले तो मैं ये बता दूं, ये सेंटेंस चौसर साहब के लिए कहा गया। किसने कहा है? तो भैया देखो, एक अमेरिकन क्रिटिक हुए, राइटर हुए, जिनका नाम है जॉन लिविंगस्टोन लोप्स। क्या नाम है? जॉन लिविंगस्टोन लोप्स। उन्होंने ये बात कही कि चौसर फाउंड इंग्लिश ए डायलैक्ट एंड लेफ्ट इट ए लैंग्वेज। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन अब आपका आता है, द चौसेरियन स्टेंजा ऑफ राइम रॉयल कॉम्प्राइजेस। चौसर साहब का जो स्टेंजा है जिसका नाम राइम रॉयल है, उसमें कुल कितनी लाइंस होती हैं? 7 लाइंस, 8 लाइंस, 9 लाइंस या 4 लाइंस? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है 7 लाइंस। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी इज गॉर्बुड केज।
अंग्रेजी साहित्य की, अंग्रेजी भाषा की पहली ट्रेजेडी जो है उसको कहा जाता है गॉर्बी। आपसे यहाँ इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि गॉर्बी का सब टाइटल क्या है। दूसरे टाइटल किस नाम से हम जानते हैं गॉर्बी को? टेम्पेस्ट, फेरेक्स एंड पोरेक्स, एडवर्ड थर्ड या नन ऑफ दीज? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, फेरेक्स एंड पोरेक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, विच इज़ द ग्रेटेस्ट पोइटिकल वर्क ऑफ स्पेंसर? स्पेंसर साहब का सबसे महान पोइटिकल वर्क आपको बताना है। विच इज़ द ग्रेटेस्ट पोइटिकल वर्क ऑफ स्पेंसर? एमरोटी, फेयरी क्वीन, बोथ ए एंड बी या नन? तो भैया अगर स्पेंसर साहब का ग्रेटेस्ट पोइटिकल वर्क पूछा जाए तो ऑप्शन बी सिर्फ और सिर्फ राइट आंसर है, द फेयरी क्वीन। कौन सा? द फेयरी क्वीन। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, हु रोट डिवाइन पोएम्स? डिवाइन पोएम्स के रचनाकार का नाम क्या है? तो भैया देखो, डिवाइन पोएम्स जो हैं वह जॉन डन साहब की एक सोनेट कलेक्शन का नाम है, ठीक, और उन्होंने उस सोनेट कलेक्शन का नाम रखा है डिवाइन पोएम्स। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, मैक्स मूलर ग्रामर फिलोलॉजिस्ट इज एसोसिएटेड विद? मैक्स मूलर साहब एक जर्मन मैक्स मूलर जर्मन फिलोलॉजिस्ट इज एसोसिएटेड विद? मैक्स मूलर साहब जो कि जर्मनी के रहने वाले थे, बाई प्रोफेशन एक फिलोलॉजिस्ट हैं, वह उनका संबंध किस थ्योरी से है? टाटा थ्योरी, पूपू थ्योरी, डिंग डोंग थ्योरी या बॉव थ्योरी? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, बॉव थ्योरी। कौन सी थ्योरी से है? बॉव थ्योरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, द लैटिन इन्फ्लुएंस इन ओल्ड इंग्लिश पीरियड वाज मेनली ड्यू टू? अगर हम बात करें ओल्ड इंग्लिश में लैटिन भाषा का प्रभाव बहुत अधिक है, तो ये काय के कारण था? ड्यू टू काय, रोमन ऑक्यूपेशन के कारण, रेनेसा के कारण, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के कारण या ऑल ऑफ दीज? तो भैया इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। किस कारण से था ये सब? नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लोसेट ड्रामा? इनमें से आपको बताना है कि कौन सा क्लोसेट ड्रामा नहीं है। ऑल फॉर लव, प्रोमेथियस अनबाउंड, द डायनेस्ट्स या सैमसन? तो आपको ये बताना है कि इन चारों में से क्लोसेट ड्रामा कौन सा नहीं है। मैं इसका आंसर तो आपको बताने की कोशिश, वैसे मेरी इच्छा ये है कि मैं आपको ना बताऊं, आप लोग बताएंगे तो मुझे ज़्यादा बेहद प्रसन्नता होगी। पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि क्लोसेट ड्रामा होता क्या है। क्लोसेट ड्रामा जो कि पूर्ण रूप से ड्रामा की तरह ही लिखा जाता है, लेकिन उसका स्टेज पर मंचन नहीं होता है। तो इनमें से ऐसा कौन सा प्ले है जो कि क्लोसेट ड्रामा नहीं है? तो इसका आंसर आप मुझे काय में देंगे? कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू होता है, पोप मेड मनी बाय सेलिंग सब्सक्रिप्शन टू हिज ट्रांसलेशन ऑफ हिज क्लासिकल एपिक? पोप साहब ने एक क्लासिकल एपिक का ट्रांसलेशन किया, उस ट्रांसलेशन को बेचा, उससे उन्होंने पैसे कमाए। आपको ये बताना है कि उस एपिक का नाम क्या है? भगवद गीता, ओडिसी, इलियड या एनेड? तो भैया आंसर सी आपका राइट है, द इलियड। इलियड का ट्रांसलेशन उन्होंने किया और उससे वो बेचकर उससे पैसे कमाए। क्वेश्चन नंबर 46, हु इज फादर ऑफ प्री राफेलाइट मूवमेंट? प्री राफेलाइट मूवमेंट का जनक किसको कहा जाता है? तो भैया इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, डीजी रोसेटी साहब को प्री राफेलाइट मूवमेंट का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन 47, हु इज कॉल्ड एक्सपोनेंट्स ऑफ रीजनल नॉवेल्स? क्षेत्रीय उपन्यासकार का एक्सपोनेंट किसको कहा जाता है? तो भैया सैमुअल रिचर्डसन, जैन ऑस्टन, थॉमस हार्डी या नन? तो अगर अंग्रेजी साहित्य में रीजनल नॉवेल की बात आ जाए तो आंख बंद करके आप एक उत्तर दे आना, थॉमस हार्डी। चलिए अगला, हु इज़ द फर्स्ट लेक्सियोग्राफर? आपको पहले लेक्सियोग्राफर का नाम बताना है। अंग्रेजी में कौन से पहले लेक्सियोग्राफर हुए? सबको पता है, जिस व्यक्ति ने पहली डिक्शनरी दी वही व्यक्ति पहला लेक्सिकोग्राफर कहलाएगा। लेक्सिकोग्राफर, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, डॉक्टर जॉनसन, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, द स्टडी ऑफ मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस इज कॉल्ड? शब्द और वाक्यांशों के अर्थों का अध्ययन करने वाले, ठीक है ना, मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस यानी कि शब्द और वाक्यांशों के अर्थ का अध्ययन करना, ये क्या कहलाता है?
सेमेंटिक्स तो क्या कहलाता है साहब? ऑप्शन ए आपका पहले ही सही है, सीमेंटिक्स कहलाता है। वर्ड्स एंड फ्रेजेस के मीनिंग्स की स्टडी करना सीमेंटिक्स कहलाता है। 50 नंबर क्वेश्चन, हाउ मैनी वोवेल साउंड्स इन इंग्लिश आईपीए? इंग्लिश आईपीए में टोटल आपको वोवेल साउंड्स बताने हैं 5, 10, 15, 20 एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी 20। कितने वोवेल साउंड होते हैं साहब? 20 होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ 4 ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर? शेक्सपियर साहब की 4 प्रमुख ग्रेट ट्रेजेडीज में से जो ग्रुप है उनका, उनमें से कौन सा प्ले इसमें शामिल नहीं है? किंग लियर प्योर ट्रेजेडी है, हेमलेट प्योर ट्रेजेडी है, ओथेलो प्योर ट्रेजेडी है। अगर इसमें नहीं है तो भैया वो है आपका 12th नाइट। कौन सी नहीं है? 12th नाइट, जो कि एक कॉमिक प्ले है। चलिए अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज बोर्न फर्स्ट ऑफ ऑल? 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि सबसे पहले जन्म किसका हुआ। विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, जॉन गाल्सवर्दी, विलियम वर्ड्सवर्थ। तो भैया देखो, विलियम शेक्सपियर का जन्म 1564 में हुआ, जॉन मिल्टन का 1608 में हुआ, जॉन गाल्सवर्दी हमारे मॉडर्न एज के राइटर हो गए, विलियम वर्ड्सवर्थ हमारे रोमांटिक एज, जो कि 1798 से शुरू हुई रोमांटिक एज। तो भैया ठीक 1850 में इनकी मृत्यु हुई है और 1780 में इनका 1770 में इनका जन्म हुआ है। ठीक है ना? तो विलियम वर्ड्सवर्थ भी नहीं है, तो आंसर सीधा सीधा क्या है? ऑप्शन ए विलियम शेक्सपियर। 53 नंबर, मिल्टन इज़ फेमस फॉर हिज? मिल्टन साहब किसके लिए फेमस है? नैरेटिव स्टाइल के लिए, ड्रामेटिक स्टाइल के लिए, ग्रांड स्टाइल के लिए, एफोरिस्टिक स्टाइल के लिए? तो भैया इसका सिर्फ और सिर्फ एक आंसर है, ऑप्शन सी ग्रांड स्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैस्क्यू रिटन बाय मिल्टन? मिल्टन साहब के द्वारा लिखी गई एक मैस्क्यू का नाम आपको बताना है। कॉमस, एरियोपैक्टिका, लिसिडस या नन ऑफ द अबव एंड द राइट आंसर इज कॉमस। कॉमस क्या है? मिल्टन साहब के द्वारा लिखा गया एक मैस्क्यू है। 55, हीरोइक ड्रामा वाज ए फॉर मेनली स्पेसिफिक टू? हीरोइक ड्रामा की अगर हम बात करें तो हीरोइक ड्रामा जो है उसका संबंध आप मुख्य रूप से किस पीरियड से जोड़ते हैं? तो भैया देखो, हीरोइक ड्रामा की अगर हम बात करें तो हीरोइक ड्रामा का सबसे ज़्यादा चलन जो रहा वो रहा रिस्टोरेशन पीरियड में। कौन से? रिस्टोरेशन पीरियड। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज ट्रांसलेटेड बाय जॉन कीट्स? इन 4 बुक्स में से ऐसी कौन सी बुक है जिसका ट्रांसलेशन जॉन कीट्स ने किया है? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है एनेट का। काय का किया है? एनेट का ट्रांसलेशन कीट्स साहब ने किया है। ठीक है ना साहब? चलिए अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग हिज फर्स्ट विजिट टू फ्रांस ड्यूरिंग हिज विजिट टू फ्रांस वर्ड्सवर्थ फेल इन लव विद ए गर्ल नेम्ड? जब वर्ड्सवर्थ साहब फ्रांस के अपने टूर पर गए तो फ्रांस में वो एक फ्रांसीसी लड़की से प्रेम करने लगे। आपको उस महिला का नाम बताना है, तो इतना लंबा चौड़ा न जाके सीधा सीधा आंसर है आपका एंटिले बेलन। क्या नाम है साहब? एंटिले बेलन। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है एंटिले बेलन। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 58, हाउ मैनी एक्ट्स आर देयर इन शैलीज लिरिकल ड्रामा प्रोमीथियस अनबाउंड? शैली साहब का जो लिरिकल ड्रामा है प्रोमीथियस अनबाउंड, उसमें कुल मिलाकर कितने एक्ट हैं? 1, 3, 4, 5। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है 4 एक्ट्स हैं। कितने हैं? 4 एक्ट। शैली साहब के लिरिकल ड्रामा प्रोमीथियस अनबाउंड में कुल मिलाकर 4 एक्ट्स हैं। 59 नंबर, हु हैज़ रिटन द ऐसे द ओल्ड वेंचर्स ऑफ द इनर टेम्पल? आपको इस एसेइस्ट का नाम बताना है जिसने कि एक ऐसे लिखा द ओल्ड वेंचर्स ऑफ द इनर टेम्पल। तो भैया इसका नाम है चार्ल्स लैम्ब। इलिया साहब का ऐसे है द ओल्ड वेंचर्स ऑफ द इनर टेम्पल, यानी कि चार्ल्स लैम्ब का। चलिए अगला, द मूवमेंट ऑफ रिटर्न टू नेचर हैज़ टू डू विद? एक मूवमेंट चला इंग्लैंड में, रिटर्न टू नेचर। तो रिटर्न टू नेचर जो है वो किस एज से जुड़ा हुआ है? न्यू क्लासिकल एज, रोमांटिक एज, रिस्टोरेशन एज और नन ऑफ दीज? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। जिस एज में विलियम वर्ड्सवर्थ जैसा वर्शिपर ऑफ नेचर, जिस एज में कीट्स जैसा सेंसुअसनेस रखने वाला नेचर के प्रति व्यक्ति हो, शैली साहब के महान विचारक जैसा व्यक्ति हो, तो रिटर्न टू नेचर से और किसी एज में हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर है, रोमांटिक एज। क्वेश्चन नंबर 61, whose death was commemorated by Arnold in Thyrsis?
अर्नोल्ड साहब अपनी इलेजीज़ के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर हैं। तो अर्नोल्ड साहब की इलेजी जो है वो उन्होंने किसकी मृत्यु पर लिखी है? तो आंसर है ऑप्शन ए, अपने मित्र आर्थर हज क्लर्क। ठीक। क्वेश्चन नंबर 62 नंबर क्वेश्चन है, हु रोट द नॉवेल ओलिवर ट्विस्ट? ओलिवर ट्विस्ट नॉवेल जो है उसके लेखक का नाम आपको बताना है। क्या नाम है साहब का? तो भैया चार्ल्स डिकेंस। ओलिवर ट्विस्ट के लेखक कौन है? चार्ल्स डिकेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 63, टेनिसन्स पोइट्री रिप्रेजेंट? टेनिसन साहब की कविताएं जो हैं वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं? विक्टोरियन प्रूडरी को, विक्टोरियन स्पिरिट ऑफ क्वेश्चनिंग एंड लेस ऑफ फेथ को, विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज़ को, या विक्टोरियन पेसिमिज्म को? तो हमेशा ध्यान रखिए ऑप्शन सी, टेनिसन साहब की पोइट्री जो है वो विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज़ को व्यक्त करती है, यानी कि काम करती है एक ब्रिज का। टेनिसन साहब की पोइट्री जो है वो एक ब्रिज का काम करती है रिलीजन और साइंस के बीच में, धर्म और विज्ञान के बीच में। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, द लोटस ईटर्स वाज कंपोज्ड बाई? लोटस ईटर्स पोएम के लेखक का नाम आपको बताना है। आंसर आप सबको पता है, मुझे भी पता है, ऑप्शन बी सही है, एल्फ्रेड टेनिसन साहब। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपका, द सब टाइटल ऑफ टेस ऑफ द डरबलेस इज? टेस ऑफ द डरबलेस थॉमस हार्डी साहब के द्वारा लिखा गया बहुत खूबसूरत एपिक नॉवेल भी कहा जाता है इसको, बहुत खूबसूरत नॉवेल है ये। इसका सब टाइटल क्या है? द नॉवेल ऑफ एक्सपेरिमेंट, एक प्योर वुमेन, द स्टोरी ऑफ ए वुमेन ऑफ कैरेक्टर, द स्टोरी ऑफ ए मैन ऑफ कैरेक्टर। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, टेस ऑफ द डरबलेस थॉमस हार्डी के साहब के द्वारा लिखा गया जो नॉवेल है उसका सब टाइटल है ए प्योर वुमेन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 66, द बेस्ट लैंड वॉज पब्लिश्ड इन? टी.एस. एलियट साहब का एक फेमस वर्क द बेस्ट लैंड, हम सबको पता है इसके बारे में, आपको ये बताना है इसका पब्लिकेशन कब हुआ? 1915, 1918, 1920, 1922। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है 1922। इन विच ईयर वॉज जस्टिस पब्लिश? जॉन गाल्सवर्दी साहब का प्ले जस्टिस जो है उसका पब्लिकेशन कब होता है? 1905, 1908, 1912, 1910। ऑप्शन डी आपका इसके लिए राइट है 1910 में। अगला क्वेश्चन आता है 68, हु रोट द फॉरवर्ड टू आनंद्स नॉवेल अनटचेबल? अनटचेबल नॉवेल जो मुल्कराज आनंद जी का है उसका फॉरवर्ड किसने लिखा है? तो E.M. फॉरेस्टर साहब, रुडयार्ड किपलिंग, R.K. नारायण, ग्राम ग्रीन। तो आपका राइट आंसर है आपका E.M. फॉरेस्टर। किसने लिखा है? E.M. फॉरेस्टर साहब ने अनटचेबल का फॉरवर्ड लिखा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है अब आपका 69, द फर्स्ट इंडियन ऑथर टू विन द प्रेस्टिजियस पुलिट्जर प्राइज इन द USA वॉज? आपको पहले उस भारतीय लेखक का नाम बताना है जिसको पुलिट्जर प्राइज मिला है, प्रेस्टिजियस पुलिट्जर प्राइज USA में। अनीता देसाई, जुम्पल लहरी, विक्रम सेठ या खुशबंत सिंह? तो राइट आंसर आपका है ऑप्शन बी, जुम्पा लहरी। कौन है साहब? जुम्पा लहरी ने एक वर्क लिखा है इंटरप्रेट्स ऑफ मेलेडीज़। क्या लिखा है? इंटरप्रेटर्स ऑफ मेलेडीज़। इंटरप्रेटर्स ऑफ मेलेडीज़ जो वर्क लिखा है जुम्पा लहरी ने, इसके लिए इन्हें प्रेस्टिजियस पुलिट्जर प्राइज़ दिया गया और ये भारत की पहली ऐसी लेखक हैं जिनको कि ये अवार्ड मिला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70, द डांस ऑफ यूनचुस हैज़ बीन रिटन बाई? द डांस ऑफ यूनचुस के लेखक का नाम आपको बताना है। एक वर्क का नाम है द डांस ऑफ यूनचुस, उसके लेखक का नाम? तो भैया सीधा आंसर है कमला दास जी। किसने लिखी है? कमला दास ने। बैकग्राउंड कैजुअली इज रिटन बाई? बैकग्राउंड कैजुअली जो है ये वर्क किसका है? तो बैकग्राउंड कैजुअली कमला दास, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, बिटमैन या निसिम एज़ेकिएल? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है निसिम एज़ेकिएल साहब। 72 नंबर, द शिप इन बिटमैन्स ओ कैप्टन माई कैप्टन रेफर्स टू? जब हम बिटमैन साहब की पोएम ओ कैप्टन माई कैप्टन पढ़ते हैं तो उसमें शिप शब्द आया है। आपसे ये पूछा जा रहा है ये शिप शब्द किसको रेफर कर रहा है? डेमोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, डिक्टेटरशिप? तो भैया ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है डेमोक्रेसी को। क्वेश्चन नंबर 73, अर्नेस्ट हेमिंग्वे वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर द नोबेल? अर्नेस्ट हेमिंग्वे साहब को किस नोबेल के लिए नोबेल प्राइज मिला था? ध्यान रखिएगा, अर्नेस्ट हेमिंग्वे साहब को किस नोबेल के लिए नोबेल प्राइज मिला? फॉर हुम द बेल टेल्स,
फॉर whom the bell tolls, the old man and the sea, a farewell to arms, the sun also rises। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, द ओल्ड मैन एंड द सी के लिए अर्नेस्ट हेमिंग्वे साहब को नोबेल प्राइज से नवाजा गया। चलिए अगला 74 नंबर क्वेश्चन। एब्सोलॉम एब्सोलॉम इज ए वर्क बाय। एब्सोलॉम एब्सोलॉम किस लेखक का वर्क है? जॉन ड्राइडन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वॉल्ट विटमैन, विलियम फॉकनर साहब। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, विलियम फॉकनर साहब का वर्क है एब्सोलॉम एब्सोलॉम। लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का, हु अमंग दीज इज कॉल्ड ए होम स्पन फिलोसफर? इन चार ऑप्शन में से किसको होम स्पन फिलोसफर कहा जाता है? होम स्पन फिलोसफर, अर्नल्ड, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, राजा राव, वॉल्ट विटमैन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब को कहा जाता है होम स्पन फिलोसफर। तो ये 75 क्वेश्चन आज मैंने आपको इस टेस्ट पेपर 5th में दिए। मुझे पूर्ण आशा है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, इसके क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर मुझे पूर्ण आशा है आपको पता होंगे और आपने मुझसे आंसर बताने से पहले आपने बताए होंगे। और जो मैंने आपसे पूछे हैं 2 क्वेश्चन, उनका मुझे इंतज़ार रहेगा कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। मेरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मैं चाहूँगा कि अधिक से अधिक लोगों तक मेरा चैनल शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब करवाएं, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को इस चीज़ का लाभ मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जय हिंद, जय भारत।